गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल योजना पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने अपनी पॉलिटी क्लास में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय सुशासन पर चर्चा करना प्रारंभ किया था और हमने देखा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, क्या इसके अंतर्गत किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हमने देखा मूलतः मुख्यतः दो प्रकार की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, एक पंचायती राज और एक म्यूनिसिपल्स, यानी कि जो नगरों में स्थानीय प्रशासन करते हैं। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझा कि किन उद्देश्यों के साथ जो है स्थानीय सुशासन को भारत सरकार द्वारा किन परिस्थितियों में संवैधानिक मान्यता दी गई, क्या उसका कालक्रम, क्या उसका इतिहास रहा। और फिर हमने उसके एक महत्वपूर्ण खंड पंचायती राज को समझा और देखा कि पंचायती राज के द्वारा कैसे भारत में जो ग्रामीण सिस्टम है, यानी रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत, उसका प्रशासन या उसका जो शासन है किस प्रकार से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, किस उद्देश्य से लाया गया, क्या इनका इतिहास है, कितने प्रकार के कार्य, ये 29 प्रकार के जो कार्य हैं वह किस भाग में है, कैसे लाया, यात्रा, सारी चीजों पर विस्तृत चर्चा कल की क्लास में हमने की। आज हम अपनी क्लास में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि नगरीय प्रशासन, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाएं यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज को देखेंगे, उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आइए कुछ जो है अपनी क्लास को हम यानी नगरीय प्रशासन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो पंचायती राज है वो गांव के लिए, यानी ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायत, जो जिला पंचायत है, वो ग्रामीण भारत के जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, स्थानीय सरकारें होती हैं जो छोटे मोटे कार्य करती हैं। उसी प्रकार शहरों के लिए नगरीय प्रशासन की बात करी गई। पंचायतों के लिए हमने देखा था कि भाई पंचायतें भी कोई एक नई अवधारणा भारतीयों के लिए नहीं थी, ठीक, जो यकायक हमको देखने को मिल गई, अंग्रेजों के समय से देखने को मिल गई। ग्राम पंचायतों का अस्तित्व तो हमने कल चर्चा की कि मौर्य काल से लेकर और चोल काल तक और तत्पश्चात आजाद भारत तक जो हम इसका स्वरूप देखते हैं। चोल काल में तो अपने चरमोत्कर्ष पे थी, मौर्य काल में भी अपने ठीक ठाक अस्तित्व में थी। तो क्या नगरीय प्रशासन भी उसी प्रकार, जिस प्रकार पंचायतों का अस्तित्व रहा है, क्या भारत में उसी प्रकार से नगरीय प्रशासन का भी अस्तित्व रहा है? तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत जो है प्राचीन काल से ही गांव में बसता रहा है। तो चूंकि गांव में बसने के कारण, गांव में भारत की अंतरात्मा होने के कारण, जब मौर्य काल, गुप्त काल, जहां से भारत का एक संगठित इतिहास मिलना चालू होता है, वहां पर हम पंचायतों के तो अस्तित्व देखते हैं, लेकिन नगरीय प्रशासन के नहीं, क्योंकि भारत में नगरों का कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट कभी रहा नहीं स्टार्टिंग। तुर्कों के आगमन से हम लोग जो है शहरी जीवन के अभ्यस्त होना चालू हुए। इससे पहले कुछ छोटे छोटे नगर जो है प्राचीन भारत में रहते थे, लेकिन उनके लिए कोई एक अलग से म्यूनिसिपैलिटीज या इन सबका देखने को नहीं मिलता। तुर्कों के आगमन से हम शहरी जीवन से अभ्यस्त होना जरूर परिचित हुए, लेकिन तुर्क चूंकि कोई लोकतांत्रिक प्रणाली पर तो थे नहीं, ठीक, वो आक्रांता थे, चाहे टर्क हो, मुगल हो। आने के बाद उन्होंने शासन व्यवस्था को स्थापित करने का, प्रशासन को स्थापित करने का विधिवत प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी हमें कोई इस प्रकार की म्यूनिसिपैलिटीज या जो है सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ती। प्रशासन अलग अलग समय में नगरों का अलग अलग प्रकार से, जो भी प्राचीन भारत से लेकर आजादी के पहले तक सरकारें रही हैं, चाहे वह प्राचीन भारत में भारत के राजवंश रहे हों, चाहे मध्यकाल में तुर्क या मुगल रहे हों, या फिर तत्पश्चात मुगलों के पश्चात अंग्रेजों का आगमन रहा हो, सब ने अपने अपने प्रकार से नगरों का प्रशासन किया। परंतु पहली बार म्यूनिसिपैलिटीज या नगर निगम जैसी किसी अवधारणा से हम अंग्रेजों द्वारा परिचित हुए। और सबसे पहली बार 1687 में
अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर निगम की स्थापना। तो पहली बार जब हम म्यूनिसिपैलिटी से परिचित होते हैं तो वो 1687 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर निगम से हम परिचित होते हैं। पहली बार मद्रास नगर निगम की चर्चा की गई 1687 में। ठीक, समय बीता, समय बीतने के पश्चात कुछ और नगर निगमों को भी अंग्रेजों ने स्थापित किया। 1793 एक शासन अधिनियम के द्वारा आज के कोलकाता और तब के कलकत्ता और आज के मुंबई और तब के बम्बई में भी नगर निगम की स्थापना की। तो अगर कभी प्रश्न आएगा कि सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना की गई, तो मद्रास। यानी कि इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पुराना नगर निगम कहाँ है, तो मद्रास में, तत्पश्चात कलकत्ता और बॉम्बे। तो कुल मिला के 1793 तक 3 नगर निगमों की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी। इसका कुछ निश्चित खाका या एक प्रारूप नहीं तैयार था। सिर्फ जो बहुत बड़े शहर थे अंग्रेजों के समय तक, इस समय तक 1793 तक अंग्रेज जो है मुख्यतः कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तक ही जो है शासन करते थे। आप देखिएगा जितने भी प्रमुख कार्य हुए, चाहे वो नगर निगम की स्थापना करना हो या हाई कोर्ट्स की स्थापना करना। हमने देखा था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अनुसार, जब मैंने हाई कोर्ट आपको पढ़ाया था, तो भी जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी स्थापना इन्हीं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में की गई। तत्पश्चात 1866 में चौथे हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने पहले मद्रास में पहले मद्रास नगर निगम की स्थापना की और फिर कलकत्ता और बॉम्बे। समय बीता, लॉर्ड मेयो ने स्थानीय सुशासन के लिए एक फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको आप कहते हैं कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का काम किया। वित्तीय विकेंद्रीकरण के काम को अंजाम दिया। इन्होंने एक वित्त सदस्य को भी जो है अपनी कार्यकारिणी में नियुक्त किया। तो एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय सुशासन का संकल्प जो है लॉर्ड मेयो के समय से स्थापना होनी चालू हुई और लॉर्ड रिपन को तो स्थानीय सुशासन का जनक तक बोला गया। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला गया, स्थानीय स्वशासन का जनक। तो समय दर समय धीरे धीरे इन नगर निगम की यात्रा बढ़ती रही। 1687 में मद्रास नगर निगम से प्रारंभ होकर लॉर्ड रिपन के समय तक ये अपने धीरे धीरे विकास को पहुंचती गई। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन के लिए काफी कार्य किए। एक विस्तृत खाका तैयार करना चालू किया कि किस प्रकार से कितने प्रकार के कार्य दिए जाएंगे, क्या होगा, कौन कौन से छोटे छोटे कार्य जो है दिए जाएंगे। भारतीयों के लिए इस म्यूनिसिपैलिटीज का महत्व इतना है, आप समझ लीजिए कि चूंकि आप जानते हैं पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो 3 चरणों में विभक्त था। पहला था गुड गवर्नेंस का। 1885 से अगर आप 1905 के समय को देखेंगे तो गुड गवर्नेंस का समय था। ठीक, सुशासन जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक प्रणेता थे, उन्होंने सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस पे जोर दिया अंग्रेजों से कि शासन आप ही करिए और थोड़ा अच्छा शासन करिए, हमारी चीजों को सुनिए, सारी चीजें करिए। भारतीयों का भी शासन पद्धति में आने और इसका कोई वहां तक नहीं था। दूसरा समय चालू हुआ 1905 से 1920 तक का समय जो है, ये 15 साल जो है वह स्वराज के थे कि अब हम खुद जो है अपना शासन करना प्रारंभ करें कुछ क्षेत्रों में। और फिर 1920 से 47 तक का जो नेशनल मूवमेंट है वो संपूर्ण स्वराज, टोटल फ्रीडम की बात करता है। तो भाई कैसे आप इस इतने बड़े शासन या भारत की व्यवस्था संभाल लेंगे, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय आजादी के समय 1947 में
तकरीबन 1000 साल से 900 साल से जो है एक गुलामी का जीवन जी रहे थे, चाहे वो तुर्कों का आना हो, चाहे वो मुगलों का आना हो, या तत्पश्चात अंग्रेजों का आना हो। भारतीय जो है वो शासन की व्यवस्था से बहुत दूर हो गए थे। ठीक, वो सेवा में आ चुके थे, शासन की सेवा में, कुछ प्रशासनिक कार्यों में छोटे मोटे, मुगलों के समय से लेकर अंग्रेजों तक ये शासन की पद्धति से दूर हो चुके थे। तो कैसे होता, हमेशा छोटी छोटी चीजों से ही सीखकर बड़ी चीज की यात्रा चालू होती है। इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा नगरीय प्रशासन के लिए कुछ स्पष्ट प्रावधान किए गए। 1919 के भारत शासन अधिनियम, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बोलते हैं, इसमें कुछ नगरीय प्रशासन के लिए कुछ स्पष्ट प्रावधान किए गए और 3 भारत के आने वाले उस समय के हिसाब से 1919 के हिसाब से भारत के आने वाले कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स जो है हमको इसी म्यूनिसिपैलिटीज से मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, ये 3 नेता, JL नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वे नगर पालिकाओं में प्रवेश करते हैं। यानी भारत के आने वाले 3 बहुत बड़े नेता, जिनमें से भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक, ये तीनों सबसे पहले अपना राजनीति का ककरा जो है वो नगर पालिकाओं में प्रवेश से सीखते हैं। तो इन 3 प्रोमिनेंट लीडर्स ने 1919 के भारत शासन अधिनियम से नगर पालिका में प्रवेश करना चालू किया। अब नगर पालिकाओं के काम क्या होते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया, छोटे छोटे कार्यों के लिए, है ना, ये स्थानीय स्वशासन को लेकर आए थे। हमने कल आपको बताया था 2 चीजें, एक तो वह अपने कार्यों को स्वयं कर सकें। इस जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि जो छोटे छोटे कार्य हैं उसको पहले तो जो चाहे ग्रामीण स्तर के लोग हैं, शहरी स्तर के लोग हैं, वो खुद कर सकें। दूसरा, निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी इसमें अगर आप सुनिश्चित करेंगे तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी, है ना। नीचे से जब आपको लीडर्स मिलना चालू होंगे, अब आप सोचिए JL नेहरू हो, पटेल साहब हो, उन्होंने नगर पालिका से चालू किया, थोड़ा थोड़ा सा चीजों को समझना चालू किया। अच्छा, क्या छोटे छोटे कार्य, साफ सफाई के कार्य, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें भी हम देखेंगे तो उनके क्या कार्य होते हैं, छोटे छोटे कार्य, है ना। किस प्रकार शहरों में जो है सफाई का कार्य किस प्रकार होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, कूड़े की सफाई कैसे होगी, कूड़े को कहाँ डंप किया जाएगा, ठीक, पार्कों का सौंदर्यीकरण कैसे होगा, खेलना, सारी चीज छोटी छोटी, तो यहाँ से प्रवेश करते हैं। 1924 और 1925 में जवाहरलाल नेहरू जी दोनों बार 1924 और 25 में, आज जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, तब इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने JL नेहरू साहब। JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 1924 और 25 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष हुए। तो धीरे 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 जो है आप देखिए, नगर पालिका जो 1600, नगर निगम 1687 से चालू हुआ था मद्रास से, धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों का शासन बढ़ने लग गया, वो भारत के जो भी प्रोमिनेंट शहर थे उनको इस नगरीय प्रशासन यानी म्यूनिसिपैलिटीज के दायरे में लाने लग गए। और भारत के जो आने वाले बहुत बड़े नेता सिद्ध हुए, राष्ट्रीय आंदोलन के जो सबसे कुछ महत्वपूर्ण बड़े नेता, उन सब ने अपने राजनीतिक जीवन के ABCD यानी ककहरे की शुरुआत इन्हीं नगर पालिकाओं से की। तत्पश्चात आपको पता है कि आजादी के बाद हमारा फोकस था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, लेकिन हमने इसको DPSP में इस विषय को रखा
और ये सोचा था कि भाई जब जब जैसे जैसे परिस्थितियां अनुकूल होंगी हम स्थानीय स्वशासन के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में 1916 में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट पारित कर दिया था। ठीक, ये याद रखिएगा, सब क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नगर पालिका एक्ट पारित किया था कब? 1916 में। 1959 में उत्तर प्रदेश में नगर निगम एक्ट पारित हुआ था। तो देखिए, ये तो अंग्रेज आज़ादी की पहले की बात होगी, ये स्वतंत्रता के बाद नगर निगम एक्ट पारित। सन याद रखिएगा, क्वेश्चंस कई बार आए हैं। यूपी पीसीएस एग्जाम में यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1916 में ही नगर पालिका एक्ट को पारित कर दिया गया था और 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब और पुरुषोत्तम गांधी टंडन की नगर पालिकाओं में एंट्री चालू होती है और 16 में एक्ट पारित होता है। 24 और 25 में नेहरू जी इलाहाबाद की नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। तत्पश्चात भारत को आजादी मिलती है और आजादी के बाद मैंने आपको कल बताया था कि स्थानीय स्वशासन के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए तो भाई शुरू से फोकस सरकार करने लगी। नगरीय प्रशासन उनके मस्तिष्क में था। और फिर जब 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस संस्थान को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मैंने आपको बताया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज को यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज को दिया गया था। 1993 से पंचायतों को भी जो है लागू कर दिया गया था और 1993 से म्यूनिसिपैलिटीज को भी देश में संवैधानिक दर्जा देते हुए एक्ट पारित करके लागू किया गया। 1992 में एक्ट पारित हो गया था। 93 में 1 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस बिल यानी इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, तब ये कानून बन गया। और तब से अब तक जो है जिस प्रकार गांव में पंचायतों के लिए एक त्रिस्तरीय सिस्टम है, उसी प्रकार शहरों में भी पंचायतों के लिए एक स्ट्रक्चर का गठन किया है। पंचायतों की तरह राजीव गांधी जी जो है इसके लिए प्रयासरत थे कि किस प्रकार जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। मैंने आपको बताया था कल लक्ष्मण सिंघवी 1986 की रिपोर्ट और 1989 में पीके थुंगन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय सुशासन को जो है संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई, रेगुलर चुनाव कराने की बात हुई, इनको फंडिंग देने की बात हुई। इसी के तहत राजीव गांधी जी ने भी जो है 1989 में राजीव गांधी जी के समय में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 को पारित किया गया, लाया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। लोकसभा में ये पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में ये बिल गिर गया, यानी राज्यसभा में इसको पारित नहीं हो सका। तो राजीव गांधी जी द्वारा पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन राजीव गांधी इसको पारित नहीं करा था। तत्पश्चात वीपी सिंह ने भी इसके लिए प्रयास किया, परंतु वो भी अंततः सफल नहीं होता। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद और लोग बहुत अल्प समय के लिए आए, तो उस पर ध्यान नहीं दे पाए। और फिर ये जो चीज 1989 से राजीव गांधी जी के समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी, उन्होंने पहली बार इसके लिए इनिशिएटिव लिया था। इसके लिए बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और फिर पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 74वें संविधान संशोधन, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और 1993 से ये लागू हो गया। ठीक, तो एक लंबी यात्रा तय करके म्यूनिसिपैलिटीज को
संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि नगर पालिकाओं का गठन किस प्रकार है ना, कैसा है। पंचायती राज में देखा था हमने 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो इन म्यूनिसिपैलिटीज में कितने प्रकार की म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं? देखिए वैसे तो कुल मिलाकर छोटे बड़े भारत में 8 प्रकार की जो है म्यूनिसिपैलिटीज पाई जाती है, ठीक, 8 प्रकार की। लेकिन प्रमुखता जो है भारत में जो अर्बन लोकल बॉडीज को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसमें 3 प्रकार की म्यूनिसिपैलिटीज की चर्चा प्रमुखता की गई है। बाकी छावनी, परिषद और ये वो तो छोटी छोटी। वह 3 है। सबसे पहली नगर पंचायत, दूसरी है नगर पालिका परिषद और तीसरी है नगर। इन 3 प्रकार की पंचायतों की चर्चा संविधान में की। तो जब 74वां संविधान संशोधन को लाया गया तो संविधान में एक नए भाग पार्ट 9A को जोड़ा गया। ये याद रखिएगा, पार्ट 9A। पार्ट 9A के तहत मैंने आपको बताया था कल, भाग 9 पंचायतों के लिए रिवाइव किया गया और पार्ट 9A में अर्बन लोकल बॉडीज की यानी कि शहरी निकायों की चर्चा की गई। आर्टिकल 243B टू आर्टिकल 243Z तक नगर पालिकाओं की चर्चा विस्तार में की गई है। इसी के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकायों की चर्चा की गई। ठीक, तो याद रखिएगा, पंचायतों के लिए जहां 73वां संविधान संशोधन 1992 है, जिसे 1993 से इम्प्लीमेंट किया गया, उसी प्रकार यानी पारित 92 में हुआ, कानून 93 में हुआ। उसी प्रकार अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया और 93 में उस पर कानून बना। संविधान में एक नए भाग पार्ट 9A को जोड़ा गया। आर्टिकल 243P से लेकर 243Z तक अर्बन लोकल बॉडीज में इसका विस्तार से इसकी चर्चा की गई है और संविधान में एक नई सूची 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक, 11वीं में पंचायती राज की चर्चा की गई और 12वीं में अर्बन लोकल बॉडीज की चर्चा की गई। तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 11वीं में पंचायती राज है, 12वीं में आपकी अर्बन लोकल बॉडीज। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं के तहत 1991 में 1951 में जमींदारी उन्मूलन को जोड़ा गया। 10वें में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में अर्बन लोकल बॉडीज को जोड़ा गया। तो ये 3 चीजों की चर्चा की गई 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत बेसिकली उन क्षेत्रों के लिए की गई नगर पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र से अब नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी जो गांव से शहर यानी कि छोटे छोटे कस्बों में परिवर्तित होने वाले एरियाज के लिए नगर पंचायत की परिकल्पना की गई। बोला गया जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो गांव से शहर की ओर विस्तारित हो रहे हो, उसमें नगर पंचायत की चर्चा यानी नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। याद रख लीजिए कौन से क्षेत्रों के लिए अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। नगर पंचायत मतलब जो गांव से शहर की ओर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, गांव से शहर की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं। अक्सर हम किसी हाईवे के किनारे से निकलते हैं, ठीक, होता है अक्सर। छोटे से जब हम अगर अपने गांव जा रहे होते हैं, मानिए अगर पिताजी की शहर में नौकरी हो या दादाजी की और आपका गांव से टच होता है, तो क्या होता है कि भाई जब आप गांव से शहर की ओर जाना चालू करते हैं तो आप देखते हैं जब छोटे होते हैं कोई एक एरिया पड़ता है, वहां पर एक दुकान होती है। धीरे 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 जब तक आप 5th 7th पे आते हैं 5-10 दुकानें, फिर 8th 10th तक आते हैं तो 50 दुकानें हो जाती हैं। फिर जब तक आप
ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होता है तब तक वो एक छोटे से कस्बे में परिवर्तित होना चालू होता है, ठीक। और जब तक आप थोड़ा ठीक ठाक होते हैं वो एक कस्बे का आकार ले चुका होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में नगर पंचायत की जो है गठन किया जाए। इसके अलावा नगर पालिका परिषद जो है ये छोटे नगरीय क्षेत्रों में जो छोटे छोटे नगर होते हैं, ये कौन से हैं? ट्रांजिशनल जोन, जो गांव से छोटे छोटे कस्बे बन रहे हैं, ये जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं, बड़े शहर तो नहीं, लेकिन जो है छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए इसका गठन किया जाएगा, इसका नगर पालिका परिषद, है ना। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैसे नोएडा है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, ये कैसे हैं? बड़े शहर, ठीक। और छोटे शहर में जैसे हमीरपुर है, ठीक, उन्नाव है, या और छोटे छोटे शहर उत्तर प्रदेश में काफी है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम। नगर निगम किसके लिए होता? बड़े शहरों के लिए। बड़े शहरों के लिए नगर निगम की कल्पना की गई, ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, याद कर लीजिएगा। लास्ट आपका नगर निगम सहारनपुर को बनाया गया है। सहारनपुर आपको पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। सहारनपुर मंडल, उसी में मुरादाबाद और सहारनपुर, ये सारी बिजनौर, ये सारे एरियाज उसी में आते हैं। तो सहारनपुर एक तरह से उत्तराखंड से बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर बनाता हुआ इलाका है, तो वो ये बड़े शहर होंगे। तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाएगा कि कितने नगर निगम है तो 17, यानी कि बड़े 17 शहर है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर नगर निगम की संकल्पना परिकल्पना की गई। तो आइए थोड़ा सा पहले इसके स्ट्रक्चर यानी कि नगर पालिकाओं के स्ट्रक्चर पर देखते हैं। इसमें भी राज्य विधानमंडल को ये अधिकार है कि वो नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित कानून को जो है पारित कर सकती है। नगर पालिकाओं की संरचना का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल के पास है। इनके जितने भी सदस्य हैं वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर, यानी कि एक तरह से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। यानी जनता तीनों प्रकार के जो हमने म्यूनिसिपैलिटीज को देखा, सदस्य इसमें डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानमंडल को सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, यानी जनता सीधे उनको वोट देकर चुनती है। पूरे के पूरे एरिया को, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका, नगर निगम, वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। उसी प्रकार नगर निगम का जो अध्यक्ष होते हैं, नगर पालिका के भी अध्यक्ष होते हैं, नगर पंचायतों के भी, उनको भी जनता जो है सीधे अपने मतों से चुनती है। हालांकि विधानमंडल के पास ये अधिकार है कि वह नगर पालिकाओं से संबंधित अध्यक्ष के प्रावधान को या जो है चेंज कर सकती है। जैसे इस समय प्रत्यक्ष चुना जा रहा है, अभी भी उसमें उत्तर प्रदेश में आज से 2 या 4 वर्ष पहले एक मांग उठी थी कि क्यों ना जो अध्यक्ष है इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से कर लिया जाए, ठीक। लेकिन अभी तो प्रत्यक्ष रीति से किए जा रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं इन नगर पालिकाओं का, ठीक। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहला उठाएंगे हम नगर निगम, ठीक। नगर निगम से समझना चालू करते हैं, बड़े शहरों से, ठीक। तो हम बड़े शहरों से समझना चालू करेंगे। तो कल हमने पंचायतों में तीनों स्तरों को बहुत डिटेल में देखा कि कैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का गठन होता है। आज देखते हैं कैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का गठन होता है। सबसे पहले हम नगर निगम की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया 1959 में उत्तर प्रदेश में जो है नगर निगम एक्ट को पारित कर दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े शहरों में ही शामिल किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हमने चर्चा की। भाई उत्तर प्रदेश में जिस भी शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है,
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। ठीक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इसका गठन किया जाता है, नगर निगम। ठीक, सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिएगा, यानी कि जिस भी शहर में आबादी 10 लाख से ऊपर होगी वहां नगर निगम का गठन किया जाएगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। एट दैट टाइम उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। लास्ट जो है वह सहारनपुर। पूरे के पूरे नगर निगम को, जैसे मैंने आपको बताया, वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। नगर निगम किसमें विभक्त होता है? वार्डों। तीनों नगर निगम हो, पालिका हो या पंचायत हो, तीनों को वार्डों में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने देखा था ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में भी चाहे ग्राम सभा हो, ठीक, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत, सबके सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता था। ठीक, कंपेयर करते हुए देखिए। और पहले क्या होता था, अगर ग्राम पंचायत के चुनाव है तो ग्राम सभा को क्या करते थे, जैसे मानिए 4 गांव मिलकर एक ग्राम सभा का निर्माण करते हैं और उस पूरी ग्राम सभा को हमने वार्डों में विभक्त कर दिया। मानिए 10 वार्ड, एक से एक सदस्य आता था। उसी प्रकार नगर निगम को भी हम वार्डों में विभक्त करते हैं। तो मैंने बताया बड़े शहरों में होते हैं 60 से लेकर 110 वार्ड के बीच में नगर निगम में होते हैं। ठीक, अगर छोटा नगर निगम है तो 60, बड़े हैं तो 110 वार्ड तक पाए जाते हैं। जैसे लखनऊ बड़ा नगर निगम है उत्तर प्रदेश का, तो 110 वार्ड है। कानपुर 110 वार्ड है। ठीक, छोटे, गोरखपुर का छोटा है, सहारनपुर अभी लेटेस्ट बना छोटा है, फैजाबाद थोड़ा छोटा है, तो यहाँ कम होगा। 60 से लेकर 110 के बीच में वार्ड होंगे यहाँ पर। ठीक, लेकिन जैसे लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद ये बड़े बड़े हैं, है ना। यहाँ पर आप जाओगे तो 110 वार्ड आपको मिलेंगे, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है भाई। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थापना की जाएगी। अब सहारनपुर में 10 लाख की आबादी जो है हुई होगी, वहां गठित कर दिया होगा। अब लखनऊ, कानपुर तो 25-25, 30-30 लाख वाले हैं। गाजियाबाद, नोएडा ये सब तो 30-30 लाख, 35-35, 40-40 लाख वाले हैं। ठीक, तो 60 से 110 वार्ड में पूरे नगर निगम को क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। ठीक, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसको आप बोलते हैं पार्षद। उत्तर प्रदेश में नगर निगम में हर वार्ड से जो एक सदस्य चुना जाता, ठीक, उसे पार्षद बोला जाता। पार्षद और सभासद दोनों जो है लोग बोलते हैं, पर जो एग्जैक्ट वर्ड इज जो कि लिखा हुआ है म्यूनिसिपैलिटीज के उसमें, दैट इज पार्षद। तो पार्षद इज द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर इट। ठीक, तो प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुन लिया गया। हम एक बड़े की एग्जांपल लेते चलिए, जैसे मैं लखनऊ का एग्जांपल लेंगे। तो लखनऊ माने 110 वार्ड है, तो 110 पार्षद वहां से चुनकर आ गए। ठीक, अब इन पार्षदों का अध्यक्ष कौन होगा? तो उसके अध्यक्ष का चुनाव भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर या मेयर के नाम से जाता। वैसे बोला महापौर ही जाता, मेयर भी प्रचलित है शब्द। ठीक, ये भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, अब आप थोड़ा सा ग्राम पंचायतों से कंपेयर करिए। ग्राम पंचायतों में, यानी कि पंचायतों में सिर्फ ग्राम पंचायत ही 3 टियर में एक ऐसा टियर है जहां पर अध्यक्ष और सदस्य दोनों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी कि सदस्य और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। दोनों को जनता सीधे चुनती है। सदस्य को और अध्यक्ष को जनता
सीधा चुनती है। इसी प्रकार नगर निगम में, जो कि बड़े शहरों में, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है, इसको पार्षद बोला जाता है। और जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं उनको महापौर या मेयर बोला जाता है। इस महापौर और मेयर का चुनाव भी जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये निर्भर करता है राज्य विधानमंडल में कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो, उसके लिए कानून डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो अभी तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, यानी कि महापौर और मेयर, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं। बीच में एक समय मांग उठी थी कि इनको, यानी महापौर और मेयर का चुनाव जिस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसी प्रकार इनको भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। ठीक, एक मांग उठी थी, लेकिन अभी तो खैर फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से जानेंगे। ठीक, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक होता है, उसी प्रकार शहरों में जो नगर निगम जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर महापौर जो है उस शहर का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, उस शहर का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, तो इस प्रकार नगर निगम की संरचना होती है। 10 लाख से अधिक संख्या वाले शहरों में गठन होता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में 1959 में ही नगर निगम एक्ट पारित कर दिया गया था। ठीक, ये मैं अभी आपको पीछे भी दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान रखें। ठीक, और 17 नगर निगम है। 60 से लेकर 110 वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसे पार्षद बोला जाता है। और जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं उनको महापौर या मेयर बोला जाता है, वह भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब अगला चरण इसमें मांग है नगर पालिका परिषद। ठीक, नगर पालिका परिषद। तो नगर पालिका परिषद कैसे बनती है? मैंने आपको बताया कि नगर निगम तो भाई बड़े शहरों के लिए, और नगर पालिका परिषद जो है वो छोटे शहरों के लिए गठित होती है। ठीक, छोटे शहरों के लिए, वह शहर जहां पर 1 लाख से 5 लाख के बीच की जनसंख्या है, वहां पर 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या जहां पर है ना, 1 लाख से 5 लाख तक के मध्य की जनसंख्या जहां पर हो, वहां पर नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, नगर निगम की भांति इस पूरे नगर पालिका परिषद को भी वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। ठीक, नगर पालिका परिषद में 25 से 55 वार्ड होते हैं। यहाँ पे कितने थे? 60 से 110 वार्ड होते हैं नगर निगम, जबकि नगर पालिका परिषद में 25 से 55 वार्ड होते हैं। ठीक, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। एक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो देखिए यहां पर भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है सदस्य नगर पालिका परिषद का भी। अध्यक्ष भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता द्वारा। अध्यक्ष का चुनाव भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो देखिए, जब हम शहरों में गांव में आते हैं, तो जो शहरों में सबसे बड़ी इकाई है जो बड़े क्षेत्रों के लिए, वो है नगर निगम। उसी प्रकार गांव में अगर आप पंचायतों में चले जाएंगे तो जिला पंचायत में अध्यक्ष इनडायरेक्ट चुना जा रहा है और सदस्य डायरेक्ट। नगर निगम में अध्यक्ष और सदस्य दोनों डायरेक्ट चुने जा रहे हैं। सेकेंड टियर पंचायतों में है क्षेत्र पंचायत, जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं। तो वहां पर बीडीसी यानी कि जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिनको बीडीसी बोलते हैं, वो भी, और ब्लॉक प्रमुख, दोनों प्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर भी नगर पालिका परिषद में जो है, सॉरी, क्षेत्र पंचायत में क्या होता है, बीडीसी तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ब्लॉक प्रमुख को जो है बीडीसी चुनते हैं, यानी कि जो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन शहरों में जो सेकंड नंबर का है, यहाँ पर सदस्य और अध्यक्ष दोनों प्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 200 के आसपास नगर पालिकाएं हैं।
मैंने बताया उत्तर प्रदेश में जो नगर पालिका एक्ट है 1916 में ही पारित कर दिया गया। तो इस प्रकार से नगर निगम और नगर पालिका परिषद का गठन होता है। ठीक, अब हम नगर पंचायतों का भी देख लेते हैं। तो नगर निगम और नगर पालिका आपने देख लिया। जिस प्रकार नगर निगम में 60 से 110 वार्ड होते हैं, नगर पालिका में 25 से 55 वार्ड होते हैं। जिस भी छोटे शहर की जनसंख्या छोटे शहरों के लिए स्थापित होता है, जहां पर भी संख्या 1 से 5 लाख के बीच में होगी, वहां पर नगर पालिका का गठन किया जाएगा। सदस्य और अध्यक्ष सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं। 1916 में यह पारित हो गया था। वर्तमान में 200 के आसपास नगर पालिका उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब इस म्यूनिसिपैलिटीज की सबसे निचली इकाई नगर पंचायत, जो कि मैंने आपको बताया, ये ट्रांजिशनल जोन्स के लिए, यानी जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, उनके लिए नगर पंचायतों का गठन हो रहा है। ठीक, यानी कि जो गांव से छोटे शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कस्बे में, है ना। तो इसका गठन कहाँ होता? 15,000 से लेकर 1 लाख तक की जो जनसंख्या वाले शहर है, वहां पर अमूमन इनका गठन होता है। 15,000 से 1 लाख की जनसंख्या होगी। इसको भी, नगर पंचायत को भी जो है वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। 10 से 24 वार्ड होते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? कम से कम 10 वार्ड, मैक्सिमम 24 वार्ड होते हैं। नगर पालिका में कम से कम 25, मैक्सिमम 55, और नगर निगम में कम से कम 60, मैक्सिमम 110। वो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर, वो 1 से 5 लाख, और नगर पंचायत जो है 15,000 से 1 लाख। यहां पर भी यही, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। कैसे? जनता द्वारा चुना जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, और अध्यक्ष भी प्रत्यक्ष रूप से ही जनता द्वारा चुने जाएंगे। जनता द्वारा चुने जाएंगे। इस प्रकार जो है आपके नगरीय प्रशासन की तीनों जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने समझा। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। 420 से अधिक, तकरीबन 450 के अप्रॉक्स, 450 अप्रॉक्स लगभग है ना? इतनी नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में है, 450 के आसपास। तो ये आपके नगरीय प्रशासन का पूरा स्वरूप हो गया। अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इसके गठन के साथ साथ क्या इनकी शक्तियां हैं, क्या इनके कार्य हैं, कैसे फंडिंग होती है, कैसे इलेक्शन होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अभी तो मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर को, यानी कि इसके ढांचे को मोटे स्वरूप में समझा दिया। अब हम आते हैं कि नगर यानी म्यूनिसिपैलिटीज व नगरीय प्रशासन में आरक्षण का क्या प्रावधान है ना? जैसे हम लोगों ने पंचायतों में चर्चा की थी। पंचायतों में SC, ST और OBC तथा तीनों का आरक्षण की बात है, और महिलाओं को भी 1/3 पद जो है आरक्षित किए गए। उसी प्रकार आर्टिकल 243(t) के अनुसार आरक्षण की चर्चा की गई है, लेकिन पंचायतों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ SC, ST एवं महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है। ठीक, महिलाओं के आरक्षण की बात है। 1/3 पद यहाँ पर भी महिलाओं को दिए गए। तो ये तो क्लॉज सी है, SC को भी मिल रहा है, ST को भी मिल रहा है। जहां पर जिस प्रकार
जैसी SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी होगी, उस हिसाब से सीटों का आवंटन वहां पर रोटेशन पॉलिसी के तहत विधानमंडल कर सकता है इसके ऊपर। ठीक, लेकिन आपको एक अंतर दिख रहा होगा, यहां मैंने OBC का नाम नहीं लिखा है ना, जबकि ग्राम पंचायतों में क्या था, SC, ST, OBC एवं महिलाओं को आरक्षण की बात होती, जिसमें 1/3 पद महिलाओं के लिए। यहाँ पर SC, ST एवं महिलाओं के आरक्षण की बात है, जिनमें 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, जबकि SC, ST को भी आरक्षण उनकी आबादी के अनुसार चक्रानुक्रम अर्थात रोटेशन पॉलिसी के तहत दिया जाएगा। ठीक, लेकिन OBC के रिजर्वेशन की बात नहीं हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सन 2000 में एक एक्ट पारित करके नगर निगम नगर पालिकाओं से OBC को आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज में भी OBC को आरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन कब, अलग से सन 2000 में एक्ट पारित करके। म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में बेसिकली जो है वो OBC के आरक्षण की बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश में तो अलग से सन 2000 में एक्ट पारित करके जो है सन 2000 से अब OBC के लिए भी सीट जो है रिजर्व होती है उनकी पॉपुलेशन के अनुसार, जैसे SC, ST की होती है उसी प्रकार। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में 3 हुआ, लेकिन एक चीज का अंतर याद रखिएगा कि मेन जो म्यूनिसिपैलिटीज का होता है उसमें आरक्षण में OBC की बात नहीं की। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वो जो है यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित कानून बना सकती है। देश का चुनाव कैसे होगा, क्या होगा, सदस्यों का क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें। नगर निगम में जैसे आप जानते हैं, मेयर के साथ नगर आयुक्त जो है साथ में रहते हैं, उन्हीं के साथ जो है पूरे के पूरे नगर निगम का काम होता है। उसी प्रकार नगर पालिकाओं में भी, नगर पंचायतों में भी जो है एक सरकारी जो भी अधिकारी उसके रहते हैं, उनके साथ जो है अध्यक्ष महोदय मिलकर सारे कार्यों का संपादन करते हैं। तो आरक्षण आप समझिए, SC, ST और महिलाओं के लिए बात की गई थी मूल रूप में। महिलाओं को 1/3 पद इसमें भी आरक्षित है। उत्तर प्रदेश में बाद में 2000 एक्ट के तहत OBC को आरक्षण प्रदान कर दिया गया। ठीक, अब देखते हैं कि भाई नगर पालिकाओं की अवधि यानी कि टेन्योर कितना है। ठीक, तो पंचायतों की तरह नगर पालिकाओं की अवधि भी इनके गठन से लेकर, जिस दिन इनका गठन होता है तब से लेकर 5 वर्ष तक के लिए होती है। 5 वर्ष जिस दिन से गठन होगा उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक जो है नगर पालिकाओं की अवधि को सुनिश्चित किया गया। ठीक, हालांकि अगर कोई नगर पालिका, पंचायत या नगर निगम 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो माना जाता है कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया, और फिर 6 महीने के भीतर सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है। ठीक, और यदि किसी सदस्य का या अध्यक्ष का, यानी कि अगर नगर निगम है तो पार्षद या महापौर, नगर पालिका, पंचायत, तीनों में सदस्य अध्यक्ष, किसी की अगर मृत्यु मानी किसी सदस्य की चली आ जाते हैं, है ना, नगर निगम में आते हैं, मानी किसी पार्षद की मृत्यु हो गई, ठीक, तो वो सीट क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, तो वहां उपचुनाव कराए जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर किसी पार्षद का कार्यकाल 4.5 वर्ष का पूरा हो गया और सिर्फ 6 महीने बचे तो फिर उपचुनाव संपादित नहीं कराए जाते। लेकिन अगर 6 माह से कम का समय बचा हुआ है तो फिर चुनाव जो 6 माह से कम का समय है, 6 माह या 6 माह से कम का, तब तो उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन मानिए कोई पार्षद चुन के आए, 2 साल में ही खत्म हो गए और 3 साल का कार्यकाल बाकी, तो फिर उपचुनाव संपादित कराए जा सकते हैं। ठीक, तो अमूमन 5 वर्ष का कार्यकाल होता, ठीक, पार्षद का, अध्यक्ष महोदय का। लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे देता है और ऐसी परिस्थिति में उसकी सीट रिक्त होने पर उपचुनाव संपन्न कराए जाएंगे। फिर जो उपचुनाव संपन्न होंगे तो वो जो भी नया पार्षद सदस्य चुनकर आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए रहेगा। लेकिन अगर 6 महीने से कम का टेन्योर बचा है, मानिए 4.5 साल का कार्य पूरा हो गया और 4 वर्ष 6 माह में किसी पार्षद की मृत्यु हो गई,
तो फिर उपचुनाव नहीं संपन्न कराया जाता, क्योंकि 6 महीने बाद तो चुनाव होने, फिर नए चुनाव हो ही जाएंगे। ठीक, अब भाई सांसदों के लिए सॉरी, ये जो आपके सदस्य हैं नगर पालिकाओं के, म्यूनिसिपैलिटीज के, नगर पालिकाओं से तात्पर्य मेरा तीनों से है, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम, तीनों। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर उसके लिए चुनाव लड़ सकता है? तो पंचायतों की तरह इसमें भी 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जबकि मैंने आपको लोकसभा और विधानसभा में बताया था 25 साल कम से कम एज होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, लेकिन पंचायतों में और नगर पालिकाओं में क्या है कि 21 साल जिसकी आयु है वह चुनाव लड़ सकता है। ठीक, इसके अलावा ये तो हो गई भाई योग्यता, बाकी तो वही है, मैं भारत का नागरिक हो, सारी चीजें है ना, उस राज्य की जिसमें है चुनाव वो लड़ना जा रहा है नगर निगम में, तो उसकी जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम होना चाहिए, सारी क्लॉज आपको पता। ठीक, कि उस नगर निगम में जहाँ का वो चुनाव लड़ना चाहता है उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। ठीक, और वो कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दो चीजें। ये तो हो गई इसकी अहर्ता, एलिजिबिलिटी। अब कौन सी ऐसी चीजें जिसमें वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है? तो अगर राज्य विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत ये व्यक्ति अयोग्य सिद्ध हो रहा, तो फिर ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, और या फिर नगर पालिका ने किसी विहित प्राधिकारी को नियुक्त किया है और वो सदस्यों की अयोग्यता संबंधी चीजें देखते हैं, हमारे कोई सदस्य चुन के आ गया तो बाद में पता चल रहा है कि अगर उन्होंने किसी क्लॉज का उल्लंघन किया तो कैसे पता चलेगा? तो फिर जो विहित प्राधिकारी हैं नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, वो निश्चय करते हैं कि सदस्य डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए या नहीं। ठीक, इसके अलावा जो क्लॉज मैंने बताया, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने, राज्य विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत वो व्यक्ति अयोग्य सिद्ध हो रहा, ऐसे व्यक्ति को फिर डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है नगर पालिकाओं की सदस्यता से। नगर पालिकाओं से मतलब म्यूनिसिपल की तीनों प्रकार की संस्थाओं से उसको किया जा सकता है। अब जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वह शक्तियां और प्राधिकार। तो नगर निगम, पालिका, पंचायत की क्या क्या शक्तियां और प्राधिकार है, वो आर्टिकल 243W में विस्तृत रूप से बताया गया। मैंने आपको बताया पंचायतों को तो 29 प्रकार के कार्य हैं, उसी प्रकार 18 प्रकार के कार्य जो है वो इन म्यूनिसिपैलिटीज को सौंपे गए। कितने प्रकार के कार्य? 18 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं। यानी 18 प्रकार के कार्यों पर जो है म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो लॉ बना सकती है, कार्य कर सकती है। साधारणतः आपने देखा होगा, जैसे मैंने पंचायतों में बताया था, उसी प्रकार नगर निगमों के भी, नगर पालिकाओं के पास भी, यानी म्यूनिसिपैलिटीज के पास भी 18 प्रकार के कार्य होते हैं, जिसमें नगरीय योजना के अंतर्गत किसी एक नगरीय योजना बनाना जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी हो, उसकी बात होती है। ठीक, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स बना सकते हैं। ठीक, ये राइट होता है नगर पालिकाओं के पास। खेलने के मैदान, पार्क, इसको आप उद्यान बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप समझ लीजिए पार्क हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, जो नालियों का निर्माण करना, साफ सफाई, कूड़ा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना। हाँ, इम्पोर्टेंट, कब्रिस्तान, शवगृह, ठीक, या जहाँ पर हिंदुओं के लिए जहाँ पर शवदाह होता है ना, कि जहाँ पर जो है शमशान घाट बनाए जाते हैं वो, और मुस्लिमों और क्रिश्चियंस के लिए कब्रिस्तान, इसका भी जो है अधिकार नगर निगम यानी कि नगर पालिकाओं के पास होता है। तीनों अपने अपने क्षेत्र में, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कब्रिस्तान, शमशान घाट और शवदाह गृह को, यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जो शवदाह गृह होते हैं उनकी स्थापना कर सकती है। इसके साथ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण संबंधित वो क्लॉज बना सकता है, काजी हाउस, कि भाई इतने से इतने एरिया में जो है यहाँ पर स्लॉटर हाउस नहीं बन सकते। इन सबका अथॉरिटी नगर पालिकाओं के पास है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ,
स्वास्थ्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य, ठीक, यानी कि जो CHC आप देखते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक, होते हैं ना सरकारी हॉस्पिटल, इनका रख रखाव सारी चीजें मेंटेनेंस जो है पार्षद करते हैं। जीवन और मृत्यु सर्टिफिकेट जो बनते हैं, पंजीकरण, ये नगर पालिकाओं के पास अधिकार होता है, ठीक। इसके अलावा घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रवाह, कैसे वाटर का जो मैनेजमेंट होता है वो नगर निगम के द्वारा ही होता है, ठीक। पाइपलाइन को डलवाना, सड़कें, खड़ंजे, नालियों का बनवाना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाना, साफ सफाई का ध्यान रखवाना, कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करवाना, कूड़ा कहीं पर कूड़े का जमाव ना हो, समुचित सफाई हो, ठीक, पार्क बनवाना, ठीक, ये सारी चीज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, ये सारे कुल मिला के जो है ऐसे 18 प्रकार के कार्य जो है वह सौंपे गए हैं आपके नगर पालिकाओं को, ठीक। तो ये 18 प्रकार के कार्य जो है वो सौंपे गए हैं, ठीक। आप समझिए टैनरीज और जो स्लॉटर हाउस होते हैं उनको भी रेगुलेट कर सकते हैं, तो बहुत प्रकार के कार्य जो है इनके पास है, ठीक। इसके अलावा कुछ और शक्तियां भी इनके पास है, जैसे ये नगर निगम जो है टैक्सेस भी लेती है ना। जैसे मानिए कोई व्यक्ति अगर नगर निगम में रहता है तो उस नगर निगम में रहने वाला, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए अगर आप आते हैं तो सारी चीजें, जैसे आप समझ लीजिए पार्क तो मैंने आपको बता दिए, स्कूल ग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए, ठीक, प्लेइंग ग्राउंड, स्लॉटर हाउस, शब्द है, मतलब शहरों से संबंधित हर चीज, नालियों का निर्माण कराना, ठीक, रोड बनवाना, ठीक है। इसके अलावा वह करों को भी लगाया जा सकता है ना, करा पावर टू इम्पोज टैक्सेस, उसको कर लगाने की, शुल्क की और फीस और रोड टैक्स लगाने की म्यूनिसिपैलिटीज को पावर दी गई। अक्सर आप देखिए कभी आप किसी कैंटोनमेंट बोर्ड में जा रहे होते हैं तो वहां पर जो है एक अलग से चुंगी कर लगा होता है, तो वहां पर आपसे टैक्स लिया जाता है, तो आप वहां मना नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारा टोल है क्या, क्योंकि उनके पास चुंगी कर का अधिकार होता है, ठीक। इसके अलावा किसी नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग होते हैं हर माह, देखिए अब होता क्या, आप ये नहीं बोल सकते, जैसे जो भी बड़े शहर होते हैं वो अथॉरिटीज के पास होते हैं, जैसे मानिए अगर आप लखनऊ में है तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कानपुर है तो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा है तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाजियाबाद है तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसका मतलब होता है, इसको विकास प्राधिकरण बोलते हैं, वो पूरी जमीन इसी विकास प्राधिकरण की होती है जिसपे शहर बसा होता है। तो आप जैसे मानिए अगर लखनऊ में है तो आपने, हम लखनऊ का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक, समझने में आसानी होगी, हर कोई लखनऊ से परिचित होगा। तो अगर आप लखनऊ में आपने कोई जमीन ली तो आप वो जमीन किससे लेंगे, आप वो जमीन LDA से लेंगे, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूरी की पूरी जमीन किसकी है, LDA की है। आपने जमीन ली, अब उस जमीन की आपने रजिस्ट्री कराई, जमीन खरीदी, किस जमीन किसकी है, LDA की। अक्सर आप जब प्रवेश करते हैं किसी हाईवे से शहरों में तो लिखा रहता है लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है, कानपुर नगर निगम आपका स्वागत करता है, ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम आपका स्वागत करता है, ठीक। तो आप गए, जमीन आपने खरीदी उस डेवलपमेंट अथॉरिटी से, ठीक, फिर आपने अपने मकान की रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री होने के पश्चात आप हर माह अपने घरों का टैक्स देते हैं, वो टैक्स लेकिन आपसे नगर निगम जो है वसूलता है, ठीक। जितने भी नगर निगम है वहां दो प्रकार की संरचनाएं आपको मिलेंगी भाई, चूंकि जमीन किसकी होती है, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के विकास प्राधिकरण की। अगर उस मकान को, दो प्रकार के होते हैं, एक लीज पे होते हैं, एक रजिस्ट्री, फ्री होल्ड रजिस्ट्री वाले होते हैं। अगर मकान फ्री होल्ड नहीं है तब तो उससे कर आपसे, आपको जो उसका किराया होता है, देखिए दो प्रकार के मकान है डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आपको लीज पे आपका मकान है, पट्टे पे, और अभी आपने उसकी फ्री होल्ड रजिस्ट्री से नहीं हुई है, 999 साल का पट्टा है, जिसे फ्री होल्ड रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो आपको उस मकान का किराया देना पड़ता है जो आप डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमा करते हैं, ठीक। अगर आप लखनऊ में तो LDA को आप अपना किराया जमा करेंगे, लेकिन अगर आपने उस LDA की कॉलोनी का रजिस्ट्री करा ली, फ्री होल्ड करा ली, फिर आप टैक्स देंगे नगर निगम को हर साल। क्यों? आप कहेंगे भाई जगह तो हमने खरीद ली अथॉरिटी से, किराया भी उसको दे दिया,
सारी पैसे भी दे दिए, स्टाम्प ड्यूटी भी दे दी। अब किस बात का टैक्स? चूंकि आप एक नगर निगम के क्षेत्र में रह रहे हैं, नगर निगम आपको बाकी सारी सुविधाएं भी प्रदान करा रहा है, उन सब के लिए आपसे लिया जा रहा है। जैसे आप जहां पर रह रहे हैं वहां से एक, जहां आप रहते होंगे वहां नगर निगम ने सामने पार्क का निर्माण कराया होगा, तो वो आपसे पार्क का रखरखाव कैसे होगा? तो आपसे नगर निगम टैक्स लेगा। ठीक, आप जहां पर होंगे वहां स्ट्रीट लाइट लगी होगी, तो कैसे होगा? वैसे ही होगा। नगर निगम में सफाई कर्मचारी होते हैं जो पूरे शहर में जो है सफाई रखते हैं, उनकी सैलरी कैसे दी जाएगी? आपके हाउस टैक्स से तो निकलेगी। ठीक, इसी के तहत नगर निगम के तहत ही जलकल विभाग होता है और सीवर विभाग होता है। तो जब अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके वाटर सप्लाई होती है, ये भी नगर निगम का काम है। तो जल विभाग से जो है, जल निगम से आपका वाटर टैक्स का आता है, सीवर टैक्स का आता है, वो भी आपको भरना पड़ता है। शहर में रह रहे हैं तो आप सीवर टैक्स, वाटर टैक्स भी देंगे, नगर निगम को हाउस टैक्स देंगे। उसके अलावा जो पार्कों का रखरखाव होता है उसके लिए भी टैक्सेस दिए जाते हैं। ठीक, स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, सब पार्षद आपके लगवाते हैं। साफ सफाई रखरखाव का काम होता है, सीवर पड़ता है, सीवर लाइन होती है। ये सारी सुख सुविधाएं आपको नगर निगम प्रदान करता है। और नगर पालिकाओं में नगर पालिका, नगर पंचायतों में नगर पंचायत। तो ये सारे जब कार्य होते हैं इसके लिए आपको टैक्सेस देने होते हैं, इसी से पूरा सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो नगर निगम के पास जो है आप पर कर लगाने की, फी लगाने की, टोल टैक्स लगाने की शक्ति है। भाई अगर सोर्स कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा। तो भाई दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष कर तो ये हो गया है ना। प्रत्यक्ष कर क्या हो गया? भाई सीधे नगर निगम आपसे कैसे लेगा? आपसे हाउस टैक्स ले लिया, आपके जो पार्क बना है उससे टैक्सेस ले लिए, आपसे वाटर टैक्स लिया, आपसे सीवर टैक्स लिया, आपसे जो पार्क्स बनाए उसके टैक्सेस ले लिए, आप पर रोड टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया उसने, किसी काम का कोई फी लग गई। ठीक, इन सबसे वो क्या करता है? डायरेक्ट टैक्स लेता है और अपने कर्मचारियों का और सबका वो करता है। इसके अलावा उसको स्टेट भी फंडिंग करता है। उसके लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, मैंने बताया था, जो कि पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज का फंडिंग करता है ना। जो राज्य वित्त आयोग है, आर्टिकल 243 के तहत राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई है। राज्यपाल जो है एक राज्य वित्त आयोग की जो है गठन करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पे, और फिर वो कुछ रिकमेंडेशंस होती है। ठीक, होता क्या है? स्टेट जो अपने टैक्सेस कलेक्ट करता है वो नगर पालिकाओं के साथ, नगर निगमों के साथ किस प्रकार बटेंगे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन तय करता है। जैसे केंद्रीय वित्त आयोग क्या करता है? सेंट्रल जो टैक्सेस को कलेक्ट करती है उसका बंटवारा किस प्रकार राज्यों के साथ किया जाए, वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन काम करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि राज्य सरकारें जो अपने टैक्स वसूलती हैं वो किस प्रकार इन म्यूनिसिपैलिटीज में डिवाइड होंगे, ये काम जो है ये आपकी जो है राज्य वित्त आयोग करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार सारी जो है कर होंगी। ठीक, बाकी कुछ करों को समायोजन और सारी चीजें करने की शक्ति भी जो है राज्य वित्त आयोग प्रदान करता है। राज्य सरकारें एक निश्चित अमाउंट देती ही देती हैं ग्राम पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज को काम करने के लिए, है ना। भाई अगर फंड, भाई राज्य निगम जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके पास कर आरोपित करने की शक्तियां हैं, टैक्स लेने की, लेकिन उससे पूरे नहीं हो पाते उनकी सारी चीजें। तो उसके लिए फिर राज्य सरकार जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा वसूले गए करों को भी कुछ एक निश्चित हिस्सा ग्राम पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज को देता है, जिससे वे अपने कार्यों का संचालन कर सके। ठीक, इसके अलावा आपको पता है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसकी जिम्मेदारी पंचायतों के और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव कराना है। एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है जो कि नगर पालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव कंडक्ट कराते हैं। राज्यपाल इनका अपॉइंटमेंट कराते हैं। ठीक, तो ये जो है आपको पता है। ठीक, तो ये सारा कुछ सिस्टम हुआ। आर्टिकल 243 में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करेंगे। ठीक, और जिस प्रकार पंचायतों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होने निश्चित होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव भी कराए जाते हैं। अगर सरकार ने नगर पालिकाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में नहीं कराए तो उनकी फंडिंग सेंट्रल फाइनेंस कमीशन द्वारा रोक दी जाएगी। ठीक,
तो चाहे ग्राम पंचायतें हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, अगर राज्य सरकारों ने चुनाव सही से समय से कंडक्ट नहीं कराए तो उनकी पूरी फंडिंग को रोका जा सकता है। ठीक, इन 3 प्रकार की जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी स्थानीय स्वशासन होता है, जिसमें एक होता है कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी परिषद। छावनी परिषद वहां उसका गठन होता है जहां पर सेना का क्षेत्र होता है। आपने देखा होगा प्रत्येक बड़े शहर में एक क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं कैंट। कैंट में वो सेना का क्षेत्र होता है, वहां पर नागरिक और सेना दोनों के क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो अब प्रशासन कैसे किया जाए, तो चूंकि सेना के अंडर का वो एरिया होता है, तो छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक, और थोड़ी सी अलग संरचना होती है। वहां पर सदस्यों का कार्यकाल, जैसे यहाँ पर 5 वर्ष होता है, छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ठीक, उसमें सेना के और नागरिक प्रशासन दोनों के लोग मिलकर उस एरिया का रखरखाव और सारी चीजें करते हैं। अक्सर जो ब्रिगेडियर होते हैं वही जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक, जो भी उस कैंट एरिया में ब्रिगेडियर होंगे वो ऑटोमेटिक उस कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक, उनके साथ मिलकर जो सदस्य चुन कराएंगे वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक संरचना है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी 2 समितियां हैं। एक है जिला योजना समिति, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बोलते हैं। इसका भी गठन इसी के तहत किया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। राज्य विधानमंडल जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243Z(D) के तहत इसका क्लॉज किया गया। बताया गया है कि भाई प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी। ठीक, हर राज्य में, हर प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी। इसका काम क्या होगा? इसका काम है कि एक विकास योजना को बनाना, एक पूरे जिले के लिए। जैसे मानिए कोई जिला है, बड़े जिले, तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र भी होता है, शहरी क्षेत्र भी होता है। जैसे कानपुर अगर आप उदाहरण ले लें तो उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रोमिनेंट शहर है। उत्तर प्रदेश का ही नॉर्थ इंडिया का, इंडिया का। एक समय तक उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता रहा। आज भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में है। कानपुर जैसे बहुत बड़े बड़े जिले हैं, तो वहां पर नगर निगम भी है और आपकी जो है नगर पालिका भी है। ठीक, तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी। ठीक, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो हेड होंगे वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक, वो पंचायतों को और नगर निगम यानी कि मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और बोलेंगे देखिए हम लोग एक कानपुर के विकास की संरचना बना रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है आप सारे कार्य करेंगे कि शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्र का एक समुचित विकास हो सके। तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है। इसी प्रकार एक महानगर योजना समिति थी, वो भी महानगरों के लिए गठित होती है और वो इसी प्रकार सारे जो प्लानिंग्स बनती है, ठीक, उनके लिए काम करते हैं। ठीक, तो मोटा मोटा स्वरूप यही है जो मैंने आपको बताया। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जो पारित हुआ, 93 में जो कानून बना, उसके तहत 3 मुख्य रूप से म्यूनिसिपैलिटी की चर्चा है: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, जिसके अध्ययन में विस्तृत रूप से चर्चा है। ठीक, हर उसमें आपको इसी प्रकार का स्वरूप दिखेगा जो नगरों में है। ठीक, जो कि पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में विभाग। तो आशा करता हूं कि आज की जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज की क्लास थी उसके सारी चीजों को मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सका हूँ। अब आज के लिए थैंक यू सो मच। अपनी अगली वीडियो में हम एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।